गुड इवनिंग बच्चा लोगों, क्या हाल चाल। एक बार मुझे कंफर्म कर दे, आवाज वगैरह आ रही है बढ़िया से? ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या क्या है आज के? ठीक है, आवाज आ रही, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू किया जाए। तो कल आप सबको पता है मैं क्लास नहीं ले पाया था ड्यू टू मैं कहीं बाहर गया था और थोड़ा सा जाम में फंस गया था, इस वजह से। ठीक है, तो चलिए एक बार सबसे पहले टॉपिक पर निगाह डालते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे और विस्तार से फिर ठीक क्या क्या है एक बार पहले चर्चा कर लिया जाए। तो सबसे पहले यूपी पीसीएस का प्री का रिजल्ट आ गया है और 900 से ज्यादा सीट है, 15,000 बच्चे प्री क्वालिफाई किए हैं। तो जो लोग भी मुख्य परीक्षा की तैयारी, क्योंकि टाइम बहुत है, अगर मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में करना चाहते हैं, जी हाँ पर्सनल मेंटोरशिप, क्योंकि अगर आप क्लासेस की तरफ जाते हैं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस यूपीएससी का है आपको नुकसान होता है, तो जो पर्सनल मेंटोरशिप में रहते हैं उनको फायदा होता है। तो वही पर्सनल मेंटोरशिप आप देख सकते हैं, मैं इस समय स्टार्ट कर चुका हूं, आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। जिनको भी यह 2024 का मेंस देना है, अगर उन्हें लगता है मेरी मेंटोरशिप उनके काम आएगी, जिसमें हम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और उसके साथ साथ 5, 6 और एसे और कंपलसरी पेपर सब में आपके साथ काम करेंगे। कैसे करेंगे एक बार मैं सरसरी निगाह से बता दूं, जिससे आप सब लोग जो बच्चे भी हिंदू की क्लास में, अगर कोई भी आपका दोस्त हो, अगर वो करना चाहता है तो उसको बता दें संक्षेप में, क्योंकि डिटेल में बताने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। सबसे पहले जीएस पेपर 4 की पूरी कंप्लीट आंसर राइटिंग आपको मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। जीएस पेपर 4 की कंप्लीट आंसर राइटिंग ए टू जेड आपकी 7 की 7 यूनिट, यानी आते ही सबसे पहले उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। ए से पर डे याद रखिएगा, आने वाले 4 महीने, चूंकि जून में एग्जाम है, ए से पर डे एक ऐसे तीनों सेगमेंट में से एक ऐसे सुबह 6 बजे मैं आपके ग्रुप में डालूंगा, यानी जो मेरे फोन नंबर पे आप सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है मेंस का। तो ये मेरा प्लान है सुबह, यानी ये प्लान बिल्कुल डिस्कस्ड है, सुबह 6 बजे मैं आपको एक ऐसे डालूंगा। और सोचिए कि पर डे एक ऐसे उसको आप लिखेंगे, जितना भी आपको लिखने में आएगा नहीं आएगा, फिर ठीक 2 घंटे के बाद उसका पूरा डिटेल्ड आंसर आपके पास जाएगा। आप उससे प्रैक्टिस करेंगे, आपसे क्या कमी रह गई क्या कमी नहीं रह गई, बाकी आप इंट्रो लिख लिख करके मुझे भेजते रहेंगे। जो आपको अपनी तरफ से करने होंगे वो भी मैं चेक करूंगा, यानी ऐसे और एथिक्स के साथ एक साथ हम सबसे पहले अपने आप को लगाएंगे। फिर हम जीएस पेपर 1, 2 और 3, यानी ये डेली की क्लासेस में हम चारों पेपर लेके चलेंगे। याद रखें, चारों पेपर जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ये हो गया, प्लस ए से पेपर 5 और 6 15 डेज के बाद, यानी जब 15 दिन में हम इन चारों पेपर पर एक अच्छा कमांड बना लेंगे, इसके साथ एसे पर एक अच्छा कमांड बना लेंगे, फिर 15 दिन के बाद पेपर 5 और 6 की तरफ हम मूव करेंगे। मेरे लिए 15 दिन मोर देन सफिशियंट है पेपर 1, 2, 3, 4 आपको कराने के लिए, क्योंकि सब कुछ मेरे पास रेडी है। मुझे आपको मेंटोरशिप देना और बोलना है कि आप ये लेक्चर देखिए और उसके बाद इसका आंसर लिखिए। आप मुझे आंसर भेजेंगे, स्वाभाविक है मैं उसे चेक करूंगा। तो बहुत बेहतर ढंग से 6 के 6 पेपर। जो भी इस समय मेंटोरशिप सबसे बड़ी नीड होती है कि आंसर कैसे लिखें, आंसर में क्या बेटर करें, और एक डिसिप्लिन की पर डे एक आदमी कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन खुद दे रहा है। यूनिट वाइज तैयारी कराऊंगा, ये भी ऐसा नहीं है कि पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही। यानी अगर हम आर्ट एंड कल्चर कर रहे हैं तो फर्स्ट यूनिट के जितने भी टॉपिक हो सकते हैं हम फर्स्ट यूनिट पर कल आपको क्वेश्चन देंगे, परसों फिर सेकंड यूनिट, इस टाइप से प्लान है। यानी 15 दिन में जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 की सारी यूनिट्स एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे, वो भी मेरी स्टाइल में। और आपके पास फ्रीडम है कि आप दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक पर कंटेंट मुझसे मांग सकते हैं। एक बार सब बच्चे बताएं जो अभी मान लीजिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं यूपी पीसीएस, लेकिन 2025 में वो करेंगे, आप सबको ये स्ट्रेटजी कैसी लग रही है? एक दिन सार संक्षेप में यूनिट वाइज मुख्य परीक्षा की तैयारी, 15 दिन में चारों पेपर खत्म विद कंटेंट, जो आपकी डिमांड होगी वो, प्लस मेरे पास तो सब बना ही है, उसमें कुछ बताने की जरूरत है। 15 दिन में 16वें दिन से इधर आप
रिवीजन चालू, उधर पेपर 5 और 6 एक महीने के अंदर पूरा मेंस समेट देना। अगले 3 महीना केवल लिखना, केवल लिखना, केवल लिखना, केवल लिखना, भेजना, लिखना, भेजना, लिखना, भेजना, लिखना। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसी अप्रोच से चलेगी। तो थैंक यू सो मच। जिनको भी कनेक्ट होना इस नंबर पर कॉल करके, ये फिर से कह दूं, ये मेरी पर्सनल मेंटोरशिप है जो बहुत महंगी है, लेकिन चूंकि मेंस के बच्चे हैं, पहली बार मैं मेंस यूपी पीसीएस का प्रोफेशनली करा रहा हूं। वैसे तो कई बच्चों को हेल्प कर चुका हूं, आईक्यू वाईपी आप सब पढ़ते, लेकिन प्रोफेशनली यानी तो ये मेरा पहला बहुत बेहतर प्रयास। तो जितने भी आएंगे समझिए उनके लिए बोनस है कि मेरा पहला है, तो ऑब्वियस मैं पूरा जी जान झोंक दूंगा। तो आप सब जरूर यहां पर कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर आपको मेरा कोर्स मिल जाएगा। बाकी उन नंबर्स पर भी आप कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ यूपी पीसीएस, अब जिनका प्री नहीं हुआ है उनके लिए भी थोड़ा सा, यानी जो प्री फेल कर गए, भाई देखो ये तो फेल और पास की कहानी ये चलती रहेगी। लेकिन जिनका प्री फेल हो गया है, आप सबको क्या करना है ध्यान रखेंगे। अब रुकने का तो समय है नहीं कि अब हम, और दूसरा ये होता है कि खुद पर कुछ ज्यादा ही विश्वास हम कर लेते हैं। खुद पर विश्वास का मतलब कोई भी बच्चा जो सिलेक्ट होता है, 2 4 6 वीडियोस आ जाते हैं यूट्यूब पे अलग अलग बच्चों की, वो कह देते हैं हमने कहीं पढ़ा नहीं, हमने सेल्फ कर लिया, हमने यूट्यूब से देख के किया। एक बार कहते हैं सेल्फ किया, एक बार कहते हैं यूट्यूब से देख के किया। तो प्लीज, वो बच्चे, हो सकता है कि आपकी क्लास के वो बच्चे हो जहां पे आपने पढ़ाई की हो, जो 5 7 बच्चे क्लास में होते हैं वो बाय बर्थ यूनिक होते हैं। तो उन बच्चों से कंपेयर मत कीजिए। जिनको डिसिप्लिन बनाने में समस्या होती है, पर डे पढ़ने में, पर डे एक डिसिप्लिन लेकर के चलने में, उन सब के लिए आप विश्वास करें, मेंटरशिप अनिवार्य है, कोचिंग अनिवार्य है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहां करिएगा, दुनिया में कहीं भी करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर, चूंकि पूरा 1 साल अक्टूबर में प्रीलिम्स है, उसके बाद मेंस है, तो पूरा 1 साल आप बंध जाएंगे। कम से कम आपको ये पता होगा कि यह सुबह से शाम मुझे ये चीजें करनी है। तो 2025 वाले, यानी जो 24 में फेल हुए हैं, उनके लिए सुनहरा अवसर है कि वो 25 को तुरंत पकड़ लें। और जो किसी अदर स्टेट के भी हैं, मुझे आईक्यूआईपी में फॉलो कर रहे हैं, यूपी एकदम यूपीएससी पैटर्न पर, केवल पेपर 5 और 6 अलग है, और उसकी गारंटी मैं स्वयं ले रहा हूं, और पूरा अपने पास टाइम है। तो ये यूपी पीसीएस का 2025 का ये फाउंडेशन बैच, ये देख लीजिएगा, यानी कंप्लीट आपको मैं तैयारी कराने जा रहा हूं। और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, याद रखिएगा, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस नंबर पर, और अच्छी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ें। इसमें भी क्या होगा मैं संक्षेप में आपको बता दूं। याद रखें, कहीं से भी कोई मिक्स नहीं है कि यूपीएससी के साथ इसको हम जोड़ देंगे, या आप हमारे यहां क्लास में आएंगे तो हम ये कह देंगे कि भाई हमारा ये लेक्चर देखिए रिकॉर्डेड, नहीं। क्योंकि हमारी टीम ने काफी मंथन किया। पहले हमारा यही प्लान था, मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमारे यहां 2025 में एडमिशन भी हुआ फाउंडेशन में। तो एक मिनट कमेंट करके आप लोग बताइए, कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आईएएस और पीसीएस दोनों में एडमिशन लिए? आप ही लोगों में से आईएएस और पीसीएस दोनों मिला है ना, जो 25 वाले एडमिशन लिए थे। लेकिन हमने यहां क्या किया कि हम पूरा, यानी प्रीलिम्स अलग पढ़ाएंगे और मेंस बिल्कुल अलग पढ़ाएंगे। अब इससे चूंकि मेंस में अब एक ही चीज है, तो इथिक्स अलग से पढ़ाने की क्या ही जरूरत पड़ेगी। तो प्री और मेंस यूपीएससी के अकॉर्डिंग ना चला के हम यूपी पीसीएस के अकॉर्डिंग चलाएंगे, यानी एग्जांपल्स वगैरह सब वहां के आएंगे। तो हमारा ये बिल्कुल सेपरेट प्लान है, एकदम से मत समझिएगा कि कोई भी चीज ऐसी होगी जो मिक्सअप होगी। चूंकि जब आप यूपी पीसीएस के प्री के क्वेश्चन देखिए और आईएएस के प्री के क्वेश्चन, तो हम कह सकते हैं कि यूपीएससी थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है यूपीएससी के, लेकिन बहुत एक हम कह सकते हैं बिग गैप है। यानी कि यूपीएससी के क्वेश्चन यूपीएससी के ही हैं, उनको अलग ढंग से अप्रोच करना, यूपी के क्वेश्चन अलग है। तो जैसे यूपीएससी में ध्यान से समझिएगा, पीवाईक्यू एफपीक्यू आधारित जो आपका इस समय प्रीलिम्स का बैच चल रहा है, जिसमें सबसे पहले आपने बैच लिया, उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज हमने आपको दी। इसी पैटर्न पर यूपी पीसीएस का भी हम बैच शुरू कर रहे हैं, पीवाईक्यू एफपीक्यू, यानी उत्तर प्रदेश के पीवाईक्यू बेस्ड, यानी पीवाईक्यू बेस्ड पूरी तैयारी हर एक सब्जेक्ट की, प्लस उसके साथ आपको कराया जाएगा फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे यूपीएससी में आपने देखा है कि सबसे पहले हमने क्या दिया, हमने आपको सबसे पहले पीवाईक्यू से समझाया कि भाई नेशनल इनकम पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं।
उनको लेकर के आपकी क्या अप्रोच हो, ऐसे ही हर एक चैप्टर का बताया, ऐसे ही हर सब्जेक्ट का बताया गया है। दूसरा फिर हमने क्या किया कि पूरा कंटेंट दिया, यानी पीवाईक्यू के बेस पर आपका माइंडसेट तैयार हुआ, फिर आपको दिया गया पूरा डिटेल कंटेंट, आपने उसको पढ़ा, जैसे ही कंटेंट खत्म हुआ फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसी नोट्स में दिए गए। तो एक साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पीवाईक्यू के आधार पर अच्छे से तैयारी की और फिर तुरंत प्रैक्टिस भी कर ली। एक एक नोट्स आपका, एक एक सब्जेक्ट आपका खत्म हुआ। उसके बाद फिर जब एक अच्छी तैयारी हो गई तो फिर हमने क्या किया, टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली, प्रीलिम्स हथॉन। सेम ऐसे ही यूपी पीसीएस पीवाईक्यू एफपीक्यू प्लस प्रीलिम्स हथॉन, यह पूरा प्लान्ड यानी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं, ये मेरा 25 का बैच है, ये डिटेल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल विस्तार से। जीएस पेपर 1 2 3 4 5 एंड 6 में फिर से कह चुका हूं कि इसमें जो क्लासेस भी लेंगे, मेंस आपको पता है मुख्य परीक्षा में ऑलमोस्ट अकेले ही पढ़ाता हूं, प्रीलिम्स में भी जो लोग पढ़ाएंगे वो सब वही होंगे। ध्यान से समझिएगा, जो या तो 5 से 6 साल से मेरे साथ काम कर रहे, मेरी शैली सीख चुके हैं, दूसरा जो इंटरव्यू दे चुके हैं यूपी का और ऑब्वियस है यूपीएससी का या बीपीएससी का। तो अनुभवी लोगों के साथ, यंग है लेकिन सब अनुभवी लोगों के साथ ये पूरे कोर्स कंप्लीट होंगे, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा अगर आप चाहते हैं निकालना। अब किसी बच्चे के मन में आएगा कि हम आईएएस और पीसीएस को क्या सेपरेट करके चलें, तो स्वाभाविक है जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि मूल कॉन्सेप्ट में क्या एम लक्ष्मीकांत की किताब बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्या एनसीईआरटी बदल जाएंगी, तो मूल रूप तो एक ही है, लेकिन फिर भी अगर फोकस अलग है तो दोनों पर हम अलग अलग फोकस करेंगे। और जो हमारे फाउंडेशन कोर्स के बच्चे उनको तो सब मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए उनको अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने एडमिशन नहीं लिया था आईएएस और पीसीएस के नाम पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मौजूद है। ओके बच्चे, अब हाँ छवि बिल्कुल यूपी पीसीएस का भी सब कुछ अलग होगा, याद रखेंगे सब कुछ अलग होगा। ठीक है, छवि हमारी इकोनॉमिक्स की फ्रेंड क्लास जल्दी स्टार्ट होगी बेटा, घबराइए मत, सब स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप ऑप्शनल पे फोकस रहिए, टेंशन नहीं लेनी, 26 में अटेम्प्ट है। ऑप्शनल का अपडेट आप लोग स्टार्ट करिए, जो भी 26 वाले हैं ऑप्शनल पर फोकस करिए, खासकर यूपीएससी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपके पास है ऑप्शन, आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू किया जाए आज की अपनी चर्चा। सबसे पहला टॉपिक, एकता का महाकुंभ, एक नए युग की शुरुआत। अब आप देखिए कि ये टॉपिक कैसे यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के साथ गहरे स्तर पर कनेक्ट हो रहा है। चूंकि महाकुंभ यूपी में हुआ तो यूपी के लिए तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे जीएस पेपर 1 भारत की विविधता यानी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, भारत की विविधता, कंपोजिट कल्चर, समेकित संस्कृति, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है महाकुंभ और महाकुंभ की एकता। यह है इंडियन एक्सप्रेस का बिजनेस लाइन का एडिटोरियल। जीएस पेपर 2 में भी हम इसे लेकर के चलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिहाज से। और जीएस पेपर 3 ऑब्वियस है, इकोनॉमी इससे कैसे मजबूत हो रही है, पर्यावरण से हम, पर्यावरण की दृष्टि से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और यह किस प्रकार से सांस्कृतिक नैतिकता की प्रस्तावना करता है। जरा शब्द लिख लीजिएगा, कल्चरल एथिक्स, सांस्कृतिक नैतिकता। यह शब्द एडिटोरियल में नहीं है, यह मेरे द्वारा दिया गया शब्द है, कल्चरल एथिक्स। यह शब्द अभी तक मार्केट में आया नहीं है। इस टॉपिक को पढ़ते समय मेरे दिमाग में यह कॉन्सेप्ट आया था कि बच्चों को कल्चरल एथिक्स पढ़ाया जाए, अभी तक नहीं पूछा गया, क्या पता कब पूछ ले। ए से ऑब्वियस है, इस पर उत्तर प्रदेश पीसीएस में इंडिपेंडेंट प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा मुझे 100 नहीं 200% विश्वास है। इस बार ऐसे में महाकुंभ पूछा ही जाएगा, और मैंने महाकुंभ पर डिटेल्ड ऐसे यूपी पीसीएस में जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके थे उनको करा दिया है, और जो आगे आएंगे उनको भी कराऊंगा। तो ऐसे एक पूछा जाएगा, तो ये कंटेंट आपको ऐसे में भी बहुत मदद करेगा। फिर उसके बाद प्रीलिम्स की भी कुछ बातें कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा बिजनेस लाइन का, यानी भारत में एजुकेशन को कैसे हम बेहतर करें, एआई स्टार्टअप्स के ऊपर है। अभी हम आगे विस्तार से इन सब विषयों पर बात करेंगे। फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कृषि पर्यटन है। अब ये सब किसके लिए देख सकते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 ऐसे। फिर इसके बाद हम एआई के बारे में पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 4 ऐसे और प्रीलिम्स की निगाह से। फिर हम हिमाचल प्रदेश में कृषि पर्यटन, जीएस पेपर 1 2 जीएस पेपर 3 ऐसे प्रीलिम्स, और बिहार पीसीएस को भी मैंने इसके साथ गहरे स्तर पर जोड़ा है।
जैसे हिमाचल ने एग्री टूरिज्म को बढ़ावा देने पर अच्छा काम किया है, तो मैं, चूंकि बिहार एग्री स्टेट है, अब बिहार का मेंस में पढ़ा रहा हूं, तो मैंने क्या प्लान किया कि बिहार को भी कैसे हम एग्री टूरिस्ट बेस्ड स्टेट बना सकते हैं। तो एक मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर दोनों, और मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर जो मैंने बनाया उसको जरा सुन लीजिएगा। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का आंसर एक ही में, यानी क्वेश्चन और आंसर एक साथ यूपीएससी और बीपीएससी का मैंने डाल दिया, यानी देश के संदर्भ में और बिहार के संदर्भ में कृषि पर्यटन की महत्ता, चैलेंजेस, सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड बताइए। यानी एक साथ आप उस प्रश्न में पढ़ेंगे तो भारत भी चलेगा, बिहार भी चलेगा। एक पैराग्राफ भारत, एक पैराग्राफ बिहार, एक भारत, एक बिहार। इससे क्या होगा, देश और बिहार, यानी केंद्र और बिहार। अब इससे क्या फायदा होगा कि आपको जो बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं उन्हें ये समझ में आएगा कि आप अगर कॉमन क्वेश्चन भी लिख रहे हैं जिसमें बिहार स्पेशल नहीं पूछा तो भी आप बिहार को डाल सकते, वो सिखा दूंगा आज। तो ये मजेदार टॉपिक हो गया। फिर इसके बाद दूसरी हरित क्रांति बागवानी फसलों से आएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, एसी और प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। कैसे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीति आयोग के एक सदस्य हैं वह कह रहे हैं। तो जब नीति आयोग के मेंबर कोई बात कहते हैं तो नीति आयोग क्या भारत सरकार का थिंक टैंक है, तो थिंक टैंक अगर कुछ बात कह रहा है तो उस पर आने के चांस ज्यादा है। इसका मतलब बागवानी प्रीलिम्स के लिए भी और 2025 में मेंस के लिए मेरी तरफ से आउट है, और यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए भी बागवानी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो इस पर भी आप अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रीलिम्स में कूद पड़ेंगे। भारत को जाम्बिया में तांबा और कोबाल्ट भंडार की खोज की अनुमति मिली। तो आप देख सकते हैं ये सब महत्वपूर्ण खनिज है। प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ लेंगे कहां, कैसे, जाम्बिया। फिर इसके बाद आता है अराकू वैली के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अराकू वैली, और प्रीलिम्स के लिए अराकू वैली के बारे में। फिर इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाएंगे। नासा का एक नया क्या आया है, स्पेस टेलीस्कोप, आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका में 10 साल बाद खसरे से मौत हुई। अमेरिका में न्यूज बन गया 10 साल बाद किसी एक व्यक्ति की मीजल्स से मौत हुई है। तो प्रीलिम्स के लिए यह देख लेंगे। और फिर पीआईबी में जाएंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी महिला उद्यमिता मंच क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ लेंगे। स्कीम गवर्नमेंट की प्रीलिम्स के लिए आपसे पूछी जा सकती। तो एकता का महाकुंभ, एक बार थोड़ा सा विस्तार से इन विषयों पर नजर डाल लीजिए। एकता का महाकुंभ, एक नए युग की शुरुआत, क्या है विषय, जरा एक बार निगाह डालिए। फिर इसके बाद फ्री हैंड इस पर। एकता का महाकुंभ त्रिवेणी संगम प्रयागराज, 13 जनवरी से 21 फरवरी 2024, जो अखबार में दिया में आयोजित एक भव्य समागम था। जो एकता, जरा पकड़िएगा, जो एकता यानी यूनिटी, एक एक शब्द आपको ध्यान में रखना है, भक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी पंच लाइनें हैं। अगर आप मेंस लिख रहे हैं, यूपी पीसीएस वालों आ गया, तो इस सब आपको रट लेना। पारंपरिक कुंभ मेलों के विपरीत, अब जरा देखिएगा, यह आयोजन किसी औपचारिक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आयोजित नहीं किया गया। फिर भी इसमें 140 करोड़ भारतीयों की स्वैच्छिक भागीदारी देखी गई, जो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत को दर्शाता है। यानी यहां मेन फोकस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ताकत के बारे में डिस्कस है, लेकिन इसका पूरा इंपैक्ट बताया गया है कि सामाजिक रूप से इसका क्या है, यानी एक व्यक्ति के लिहाज से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सामाजिक पहलू के हिसाब से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, राजनीति एवं प्रशासन की दृष्टि से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमी की दृष्टि से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से इसकी क्या इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा समागम था, लेकिन किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना, वो जो एक भगदड़ थी, उसके अलावा नहीं घटित हुई। ठीक, तो ये सारी चीजें हम इसमें विस्तार से अभी पढ़ेंगे, और किस किस पेपर के हिसाब से पढ़ेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बट स्वाभाविक है, इसका मेन गोल होगा यूपी पीसीएस। तो जो भी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं आपको यहां पर मजा आएगा। और यूपीएससी में तो यार कुछ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी में ए से आपसे पूछा था, क्या ऐसे पूछा था, यूपीएससी में आपसे ऐसे पूछा, हमारी समेकित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर। तो कंपोजिट कल्चर का ही एक उदाहरण है समेकित विविधता में एकता, यानी इतने धर्म, इतने अखाड़े, इतने संप्रदाय, इतने पंथ और सब एक ही जगह इकट्ठा हो रहे, यही तुम्हारी विविधता में एकता का एक उदाहरण है, कंपोजिट कल्चर, समेकित संस्कृति का।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये भैया एक बार फिर से आ गया है, जो भी यूपी पीसीएस 2024 प्री क्वालिफाइंग है, अगर आपको लगता है मेंटोरशिप की कमी है तो जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा की पुनः कल्पना, री इमेजिनेट टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षकों को शिक्षित कीजिए और इंफ्रा को दूर कीजिए। ये दो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। असर की रिपोर्ट लेते हुए यह बात कही गई है। जरा देखिएगा बच्चे, टीचर एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन क्यों, 2017 का अगर निबंध मैं आपके सामने रख दूं तो आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। 2017 में निबंध क्या पूछा था? किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। A nation's destiny shaped in its classroom। तो अगर क्लासरूम में सुनील अभिव्यक्ति स्किल्ड नहीं है तो जो सामने बैठा बच्चा वो भी वैसे ही निकलेगा जैसे वो खड़े हुए। तो ये तो मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूं। यहां पर दो मुद्दों की चर्चा है, एक बार आप विस्तार से यहां पर देखिए, यानी न्यूज के रूप में, फिर मैं फ्री हैंड 1 बाय 1 इसको कराता चलूंगा। असर 2024 की रिपोर्ट मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि लर्निंग आउटकम्स में इंप्रूवमेंट है, यानी जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उसको वो रिटेन कर पा रहे, लेकिन डिजिटल विभाजन के बढ़ने के कारण समस्या बढ़ रही है। डिजिटल डिवाइड, अब आपको अच्छे से पता है डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है। डिजिटल डिवाइड का मतलब है, नंबर 1 कि किसके पास कितना स्मार्टफोन है, किसके पास ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, या जो इंटरनेट है जो हमें विभिन्न कंपनियों के थ्रू मिलता है उसको खरीदने की किसकी क्षमता है। डिजिटल डिवाइड और प्लस डिजिटल लिटरेसी, ये 4 मुद्दे होते हैं। तो इसकी भी एक चिंताजनक स्थिति है, विशेषकर बीकर सेक्शन में। तो एक ये हमें करना है, इसके अलावा शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाना, ऐसा यूनेस्को ने कहा, वही रेफरेंस लेकर के यहां लिखा गया। तो अच्छा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी और शिक्षा, यानी पहला तो ये हो गया, भविष्य का कार्यबल तकनीक संचालित वातावरण में काम करेगा जिसमें ऐसी नौकरियां होंगी जो अभी तक मौजूद नहीं। यानी आज का समय बड़ा अच्छी बात है। असर की रिपोर्ट डिजिटल डिवाइड की बात कर रही है। फिर दूसरा मुद्दा यहां उठाया गया कि आने वाले समय में जो भी रोजगार होंगे वो रोजगार टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे। ऑब्वियस है, टेक स्टार्टअप्स आएंगे तो उसमें टेक स्टार्टअप में काम किसको मिलेगा? जिसको टेक्नोलॉजी आती होगी। तो ऐसे में एजुकेशन को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ेंगे तो जो रोजगार आएंगे उस रोजगार को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय आ गया है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को जोड़ा जाए, और मैंने आप लोगों के लिए टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को कब से जोड़ के रखा, बिना डरे हुए कि आप सब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। कोई नहीं बोलता है कि मैं एआई के उपयोग से आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूं, पढ़ाता हूं। मैं तो भाई करता हूं, ऑब्वियस है, लेकिन आप सबको चैलेंज भी करके कहता हूं कि आप भी करके देखिए। जो मल्टी डायमेंशनल नहीं होगा, आईक्यू आईपी नहीं, वो एआई का अच्छा यूज कर ही नहीं सकता। आप सबने खुद भी यूज किया होगा और आप सब मुझे कमेंट में बताते रहते हैं सर हम लोग हमारे पास भी है एआई, लेकिन हम लोग निकालते हैं तो कंटेंट गलत आ जाता है या इधर उधर का आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं हमेशा बेटा समय से आगे चलता हूं। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन का गहरा संबंध है और इसलिए अब हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एआई आधारित शिक्षण पद्धतियां, आप सब जब डीएम हो जाएंगे तो हर एक जिले में जहां आप जाएंगे सभी प्राइमरी स्कूल्स में आप अनिवार्य करेंगे, शासन की तरफ से बजट की संस्तुति करेंगे। जिले का बजट डीएम के हाथ में होता है कि भाई हम हर एक स्कूल में हेडमास्टर को और प्लस एक फ्लैट स्क्रीन एलईडी और यहां पर हम एक एआई की सुविधा देंगे, जबकि सब फ्री है। अब स्कूलों में डीप सीक एआई का उपयोग हम कर सकते हैं, 1 रुपया नहीं लगेगा। जेमिनाई का यूज कर सकते हैं, या जो भी चैट जीपीटी वगैरह के ओल्ड वर्जन है बच्चों को पढ़ाने के लिए उतने सफिशिएंट है, उनमें डेटा की प्रोसेसिंग तो करनी नहीं, तो फ्री में ही ये एआई हमें इतनी सुविधा दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को नए नए ढंग से चीजें सिखा सकते हैं। यानी बच्चों की क्लास स्टार्ट होने वाली हो, उसके 10 मिनट 15 मिनट पहले टीचर केवल बस बैठे और उसके बाद वो बताए कि भाई आज मैं एप्पल और बनाना और ये सब पढ़ाने जा रहा हूं, बच्चों को कैसे मजा आए, थोड़ा सा मोटू पतलू टाइप की कहानी के साथ कुछ बताओ, कुछ ऐसा। चैट जीपीटी से आप चैट करिए और चैट करिए, वो बताएगा और आप खड़े हो जाइए, चलो भाई राहुल आओ मोटू पतलू की कहानी सुनाओ। अब राहुल खड़ा हो गया, कोई एक राहुल अपनी क्लास में जो थोड़ा मजाकिया बच्चा उसको चूज कर लीजिए।
और तोतली आवाज में राहुल जब सुनाएगा और क्लास वाले पढ़ेंगे, वो बच्चों को लगेगा गुरु असली मजा घर में नहीं है, खेलने में नहीं, असली मजा तो पंडित जी के क्लासरूम में है। और जब ऐसा होगा, आप देखिए एनरोलमेंट के साथ साथ क्लास में बच्चे रिटेन करेंगे, यानी रहेंगे, ड्रॉप आउट नहीं होगा। क्या ये तर्क समझ में आ रहा है? क्या होगा? ड्रॉप आउट नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर ये इतनी कहानी क्या करेंगे, इसको एसे में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में एजुकेशन यूपीएससी का फेवरेट है, पिछले 3-4 सालों से एजुकेशन पर नहीं आया है, अब आगे पूछा जाएगा। जो मैंने अभी बोला इसको आप एज अ स्टोरी, भूमिका, इंट्रोडक्शन में डाल दीजिएगा। तकनीक और शिक्षा को जोड़ करके कुछ भी पूछा जाए तो ये चीज है। तो तकनीक और शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। शिक्षकों की कमी है। यूनेस्को के अनुसार भारत को 1.2 मिलियन अतिरिक्त टीचर्स की जरूरत है, लेकिन हमारे यहां क्या टीचर्स की भर्ती नहीं करते। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं गुणवत्ता में अंतर है। आप देखिए, यानी जो टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, इसीलिए क्लासेस में अनस्किल्ड टीचर जाने, जिन्हें जो उन्होंने पढ़ा है वही वो पढ़ा रहे, नए ढंग से लर्निंग आउटकम्स नहीं दे पा रहे। तो ये मेरे बच्चे 5 चैलेंज आ गए कि नहीं आ गए। अब आपसे पूछे जीएस पेपर 2 में, शिक्षा स्वास्थ्य और मानव संसाधन में, कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष वर्तमान में कौन कौन सी चुनौतियां, क्या यही 5 लिख देंगे? यानी आपका सोचिए, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर 5 पॉइंट में तैयार कर दिया, जबकि ये व्हाट इज द इश्यू, अभी इसके अंदर घुसूंगा तो एक अलग लेवल पर लेके चलूंगा, सामी पैटर्न एंड पता नहीं कौन कौन सा पैटर्न। 5 पॉइंट आ गए कि नहीं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही डिस्कस किया गया है और आप समझ चुके हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। तो फ्री हैंड पे हम लोग यही सारी चीजें अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे। मेरे बच्चों, 2006 में एक प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो, और मैं काफी बार इसका जिक्र भी करता हूं, वास्तविक शिक्षा क्या है? व्हाट इज द रियल एजुकेशन, पूछा था। तो वास्तविक शिक्षा मात्रा प्लस गुणवत्ता प्लस मूल्य, ये तीनों के मिश्रण से बनती है। रियल एजुकेशन इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव का मिक्स, यानी दोनों प्लस वैल्यू, यानी शिक्षा मूल्यों के साथ। क्योंकि अगर शिक्षा मूल्यों के साथ नहीं है, तो जैसा 2014 में या 15 में एक निबंध पूछा था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था जैसी वर्तमान में उपयोगी है, व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। यानी आज की शिक्षा क्या, डिग्री लो, मार्क्स लो, और उसी डिग्री और मार्क्स के बेस पर आप अपनी कॉलेज के टाइम पर ही कहीं ना कहीं आप क्या ले लो, जॉब ले लो। तो आप क्या बनोगे, यानी आप केवल क्वांटिटी के आधार पर चलोगे, तो केवल आप क्वांटिटी यानी फाइनेंशियल माइंड से थिंक करोगे। लेकिन अगर आप वैल्यू के साथ चलोगे, क्वालिटी के साथ चलोगे, तो आप अपने जैसे कई टेक्नोक्रेट्स पैदा करोगे, अपने जैसे कई टीचर पैदा करोगे, अपने जैसे कई बिजनेसमैन पैदा करोगे, और तब एक इकोसिस्टम बनेगा देश के विकास का। आई होप आप समझ गए। तो बहुत से प्रश्न हैं जो एजुकेशन तो यूपीएससी का फेवरेट है, पिछले 3-4 साल से बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, बट जब पूछेगा तो फिर ठीक है। तो 125 नंबर का एक अच्छा खासा कंटेंट अपने पास रेडी है। अब इसके बाद ये टॉपिक आता है, ओनली 3% जो स्टार्टअप है वो इंफ्रा और फाउंडेशनल मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप सोचिए, यहां पर एक डेटा मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर 100 स्टार्टअप हैं जो एआई बेस्ड हैं, तो उसमें से केवल 3 ऐसे हैं जो इंफ्रा और फाउंडेशनल मॉडल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक कॉमन आप जरा समझिए। इंफ्रा का मतलब क्या हो गया कि भाई जो बेसिक्स हैं जिनके आधार पर हम एआई स्टार्टअप को आगे बढ़ाएंगे, इंफ्रा जैसे सड़क, रेलवे, परिवहन, ऐसे ही एआई जितने भी स्टार्टअप हैं इसमें वो इंफ्रा फाउंडेशनल मॉडल पर ध्यान नहीं देते, यानी जहां से हम क्रिएट करेंगे लोगों को, इस पर फोकस नहीं। केवल 3% किस पर फोकस है, अभी हम विस्तार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो एआई के साथ क्या चैलेंज है हिंदुस्तान के संदर्भ में, बड़ा अच्छा पॉइंट है। चूंकि एआई अब इस समय की दुनिया का बेस बन चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में यह एक अच्छा मुद्दा है जिस पर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा और करूंगा भी। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 849 एआई स्टार्टअप्स का मूल्यांकन किया गया है सेंस एआई वेंचर्स के द्वारा।
यानी एक फर्म है जो इन सब पर रिसर्च करती है, यानी एआई स्टार्टअप्स पर। भारत में 100 में से 3 एआई हैं जो ऐसा कर रहे हैं। 97% केवल एप्लीकेशन और टूलिंग पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी सीधा कमाओ, फाउंडेशन मत तैयार करो, सीधा कमाओ। एप्लीकेशन यानी ऐप, जैसे आप मेरी ऐप पे क्लास ले रहे हैं। क्या है ये पूरा मुद्दा, क्या होता है एआई एप्लीकेशन, क्या होता है एआई टूलिंग, क्या आपको पता है? क्या होता है एआई इंफ्रा, क्या होता है एआई फाउंडेशनल मॉडल? ये 4 कॉन्सेप्ट क्या आपको पता है? एक बार कमेंट करिए फटाफट। ट्रस्ट करिए, शायद आप जानते हो लेकिन इसको इस डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं जानते। तो अभी विस्तार से मैं फ्री हैंड क्लास में आपको डिस्कस करता हूं। हिमाचल प्रदेश में कृषि पर्यटन, अब बताने की जरूरत नहीं, बहुत इजी टॉपिक। हिमाचल प्रदेश ने गोवा और महाराष्ट्र के उदाहरणों से सीखते हुए अपने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने और कृषि को इसके साथ इंटीग्रेट करके इसमें विविधता लाने के लिए होम स्टे पर्यटन पर नीति शुरू की है। आप देख सकते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि यूपीएससी भी 2014 में कह चुका है कि क्या पर्यटन विकास का अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। तो टूरिज्म जीडीपी एम्प्लॉयमेंट का बेस है, और अगर जिस देश में एम्प्लॉयमेंट बेहतर होगा, डिमांड और डिमांड के साथ सप्लाई इकोनॉमी का चलना, तो स्वाभाविक रूप से यह एक अच्छा मॉडल है। हिंदुस्तान गांव का देश है और स्वाभाविक रूप से एग्री टूरिज्म में बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे एआई बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में शहरों में रहेंगे, वैसे ही वैसे ग्रामीण भारत का कृषि क्षेत्र उनके टूरिज्म का एक आकर्षण बनेगा। जैसा कि आप फार्म हाउस, जितने भी अमीर होते हैं, देखिए फार्म हाउस क्यों लेते हैं? शहर से बहुत दूर, बिकॉज उनको वहां पीस चाहिए होती। वैसे ही हर एक भारतीय को पीस चाहिए होगी। तो ऐसी परिस्थिति में यह न केवल हिमाचल के लिए, गोवा के लिए या महाराष्ट्र के लिए, बिहार के लिए भी यह एक आदर्श मॉडल होगा। इसीलिए मैंने एक मेंस का क्वेश्चन बिहार का इस पे करा दिया है। आप लोग इसको यूज करिएगा संपूर्ण देश के लिए, लेकिन मैंने केवल बिहार की बात की अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि उनका मेंस। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन टू कम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सेज रमेश चंद। आप देख सकते हैं, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि भारत में अगली हरित क्रांति ट्रेडिशनल फार्मिंग, यानी जो हम धान गेहूं गन्ना पैदा करते हैं, उसके बजाय बागवानी फसलों से प्रेरित होगी। अब देखिए, आप कौन कह रहा है? नीति आयोग के एक मेंबर कह रहे हैं। नीति आयोग कौन है? भारत सरकार का थिंक टैंक। जब थिंक टैंक ऐसा कह रहा था, यूपीएससी इंप्लीमेंट करने वाली सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव यानी यूपीएससी के एस्पिरेंट से ये प्रश्न तो पूछेगी, इसलिए मेरी तरफ से आउट है ये। अगली हरित क्रांति पारंपरिक कृषि के बजाय बागवानी फसलों से प्रेरित होगी। जो पहले गेहूं और धान वाली थी, अब दूसरी कौन होगी? बागवानी वाली। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बागवानी कृषि की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है। ऑब्वियस है, हम सबने भी इकोनॉमिक सर्वे और अन्य डेटाज में पढ़ा। और 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी अगर विकसित भारत बनना है तो हमें हॉर्टिकल्चर को भी विशेष तवज्जो देनी पड़ेगी, और उसमें वो पोटेंशियल है कि आपको वो तवज्जो देनी चाहिए। तो बताने की जरूरत नहीं। जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सिलेबस का आपके पार्ट विस्तार सभी, इस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये सारे टॉपिक। फिर इसके बाद ऑब्वियस जाम्बिया में तांबा और कोबाल्ट भंडार की खोज की अनुमति मिली। एक बार आप देख लीजिए, भारत ने जाम्बिया में 9000 वर्ग किलोमीटर में तांबा और कोबाल्ट के भंडार की खोज करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। यानी अभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया जाम्बिया। और उसके साथ साथ ऑब्वियस है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस परियोजना का नेतृत्व करेगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी इसके बारे में भी प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, हमने भी कराना है, जिसमें खान मंत्रालय के बजट से इतने करोड़ का निवेश किया जाएगा। तांबा और कोबाल्ट को क्रिटिकल मिनरल के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और इसके अन्वेषण में, ठीक है ना, क्या क्या किया जाएगा वो सारी बात यहां पर शामिल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। जाम्बिया, तांबा और कोबाल्ट प्रीलिम्स के लिए। जैविक प्रमाणीकरण के साथ अराकू किसान, तो अराकू वैली, अराकू किसान हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र के आदिवासी किसान अब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्राप्त कर चुके। इसमें वे अपने ऑर्गेनिक कॉफी यानी जैविक कॉफी को यूरोप और अमेरिका के वैश्विक बाजारों में अब वो इसे बेच पाएंगे। तो ये अराकू क्षेत्र किस प्रकार की कॉफी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स के लिए ये अच्छा टॉपिक बन जाता है। नासा का नया अंतरिक्ष दूरबीन
स्फेरेक्स के बारे में जानने योग्य 3 बातें क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नासा तो प्रीलिम्स के लिए बताने की जरूरत ही नहीं है ये, ठीक है। अमेरिका में 10 साल बाद खतरे से मौत, कौन है मेनोनाइट्स जो इस प्रकोप से प्रभावित है। तो मेनोनाइट्स प्रीलिम्स के लिए आप याद रखिएगा, वहां पर एक कम्युनिटी, एक समुदाय, ठीक है ना, ठीक है, एक ग्रामीण मेनोनाइट समुदाय में केंद्रित है, याद रखिएगा। अच्छा, महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म याद रखें, इसके बारे में हम लोग विस्तार से बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए आज का अपना पहला टॉपिक। हम एक बार परिचित हो गए हैं कि क्या क्या हमारे खजाने में, और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यह मिलता है कि अगर आपको पता लग जाता है कि आपके खजाने में क्या है, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप बिना पढ़ाए भी समझ सकते हैं कि हाँ ये तो बहुत इजी है। अब मैं आप लोगों से पूछूं, अगर वो जो एजुकेशन वाला टॉपिक है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को, विशेषकर जो टीचर्स एजुकेशन, उसको रिस्ट्रक्चरिंग करना, आप मुझे बताइए सभी लोग, और खासकर जो नए बच्चे हैं, और मुझे सपोर्ट नहीं करना, लॉजिकल आपको बने रहना है, क्या आपको लगता है कि उसको अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता है? विचार कीजिए आप सभी बच्चों तक, क्या आपको लगता है कि उसको आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता है कहीं से भी? अरे भैया, एजुकेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं, कितनी बार आप पढ़ चुके हैं। तो बस यही चीजें स्मार्टनेस अपने अंदर डेवलप करनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप हिंदू में ना केवल नए टॉपिक नहीं पढ़ते हैं, आप बार बार रिवाइज करते हैं। क्या करते हैं? बार बार, बार बार आप रिवाइज करते हैं। सबसे बड़ी चीज इसकी ये, वही टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन आपको हिंदू शुरू करना, उसी दिन से शुरू करिए, ये नहीं कि इस डेट को करेंगे उस डेट का, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। एकता का महाकुंभ, एक नए युग की शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस टॉपिक को देखिए, तो इसमें क्या क्या डिस्कस है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या। सबसे पहले आईक्यू आईपी आपके सामने रख दूं, क्योंकि काफी बातें मैं कर चुका हूं। जीएस पेपर 1 इंडियन कल्चर मैंने बता ही दिया। भारतीय संस्कृति, तो जीएस पेपर 1 में स्वाभाविक रूप से इंडियन कल्चर हिस्ट्री में भी महाकुंभ के ऊपर कुछ भी पूछा जा सकता है। हमने पिछली क्लास में टेक्नोलॉजी के साथ किया था, तो कुछ भी ले सकता है, ठीक है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, तो ऑब्वियस है, यहीं से मैंने भारत की विविधता का जिक्र करते हुए कंपोजिट कल्चर यानी विविधता में एकता की बात की थी, जिसका एक महत्वपूर्ण जो उदाहरण रहा महाकुंभ रहा है, उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वाभाविक है, इंडियन सोसाइटी में हम इसे धर्म से जोड़ करके भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। यहां से भी किसी भी प्रकार से कोई प्रश्न आया तो आप जोड़ पाएंगे, कैसे, वो मैं अंदर सिखाऊंगा। इकोनॉमी, किस प्रकार से इस प्रकार के धार्मिक आयोजन अर्थव्यवस्था को एक आकार देते हैं, किस प्रकार से इस प्रकार के बड़े आयोजन रोजगार को आकार देते हैं, इसलिए यहां लगाया गया है। सरकारी नीतियां, स्वाभाविक है, गवर्नेंस, जीएस पेपर 2, किस प्रकार से गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस प्रकार के आयोजन को सपोर्ट करके और इसके मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी लाभों से अपने राज्य को, अपने राष्ट्र को समर्थ बनाती है, इस विषय पर एक चर्चा, ठीक है ना। आप ज्योग्राफी के अंदर भी इसे देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसे? ऑब्वियस है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो एक प्रकार से औद्योगिक सेंटर्स भी हैं, यानी जब तक वहां कोई आयोजन होता है एक, या जब सामान्य ढंग से भी वह तीर्थ स्थान रन करते हैं, तो आप देखेंगे कि जैसे हरिद्वार हुआ या मैं कहूं अजमेर शरीफ हुआ, तो वहां पर एक खास प्रकार के प्रोडक्ट की मांग होती है और उस प्रकार के
माइक्रो एंड स्मॉल उद्योग उनके लिए काम करते हैं कि नहीं करते, यानी इनकी सप्लाई कहां से आती है? जो भी हरिद्वार में आपकी डिमांड है, किसी भी धार्मिक स्थल पर डिमांड, तो चाहे अपैरल की हो, किसी भी चीज की हो, धार्मिक वस्तुओं की हो, तो पूरी उसकी एक इकोनॉमी होती है जिसको कोई न कोई संस्था यानी कोई न कोई फैक्ट्री संचालित करती है। इसलिए मैंने इसको लगा दिया है। और एनवायरमेंट यानी पर्यावरण संरक्षण की तरफ यह हमें किस प्रकार से प्रेरित करती है, आप सबको पता है कि अगर हम यमुना के संरक्षण या महाकुंभ की बात करें, गंगा जमुना सरस्वती, अगर हम नदियों के संरक्षण की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यहां पर हम पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग हैं। और इसी से एक एक पंक्ति है, मैं आपके सामने रखना चाहूं। किसी ने मुझे एक पंक्ति भेजी थी और मैं उसको यहां पर जिक्र करना चाहूंगा। बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे लगी, मेरी नहीं है। ये एक कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही हैं, नाले उफान पर है। बड़ी गहरी पंक्ति है। इसको मैंने सोशल मीडिया के एरा में जोड़ा है। क्या लिखा हुआ? नदियां मर रही हैं, नाले उफान पे हैं, जैसे रणबीर इलाहाबादी और इस प्रकार के जितने भी लोग हों, आप जरा देखिए। वो कौन एक बंदा है, पता नहीं कौन, जिसके 40-45 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप देखिए कि मतलब वो गालियों के अलावा तो बात ही नहीं करते खुलेआम। और वो सबसे बड़ी बात देखिए, गालियों में बात करना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्में बना रहे हैं। वो रोल मॉडल नहीं है, वो रोल मॉडल नहीं है। जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्यार है, आप देख सकते हैं, सब में सेक्स और वायलेंस तो ऐसे डाला गया है जैसे कि वह हमारे समाज की एक अनिवार्य विशेषता हो, जबकि ऐसा नहीं। लेकिन वो रोल मॉडल नहीं है। ये सारे के सारे रोल मॉडल हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे बड़े बड़े नेता उनको मंचों पर बुला करके मिलते हैं, सम्मान करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके यहां पॉडकास्ट करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कौन सही है कौन नहीं है, मैं कौन होता हूं यह निर्धारित करने वाला, उसके लिए न्यायपालिका में चर्चा कर रहा हूं। तो फिर समझ में आता है कि आजकल सस्ती लोकप्रियता कितनी आसान है। उसी के संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। कायनात अब ऐसे मुकाम पर है, नदियां मर रही हैं, नाले उफान पर है। कितनी गहरी पंक्ति। नदियां यानी जिनमें गहराई है, नदियां जिनमें गहराई है वो हाशिए पर है, और नाले जो छिछले हैं, नाले कैसे होते हैं? गंदे छिछले, नाले उफान पर हैं। क्या पंक्ति है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं जीएस पेपर फॉर एथिक्स में। स्वाभाविक रूप से मैंने कल्चरल एथिक्स की बात करी कि महाकुंभ ऐसे इवेंट किस प्रकार से सांस्कृतिक नैतिकता की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं आपके सामने। ऐसे कंपोजिट कल्चर, एक, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, नंबर 2, इतने बड़े आयोजन और लोगों की इतनी बड़ी श्रद्धा, यानी हमारी सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। तो आप इस प्रकार से चीजों को डाल सकते हैं। ठीक है, और प्रीलिम्स के लिए तो आगे देखेंगे। सेम यही यूपीपीसीएस का सिलेबस है। तो यूपीपीसीएस यूपी, अब जैसे देखिए यूपीपीसीएस में पहला तो हो गया इतिहास का यानी आर्ट एंड कल्चर का। दूसरा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला। अब लिख लीजिए भैया, त्योहार। महाकुंभ क्या है? ऑब्वियस एक फेस्टिवल, एक त्योहार है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है। तो ये आउट है कि नहीं इस बार? एक बार बताएं जो बच्चे इस बार मेंस लिखेंगे। ये महाकुंभ आउट है, कुछ न कुछ आ रहा है। और अभी तक मैं 3 टॉपिक, एक एसी करा चुका हूं, एक आपको करा चुका हूं परसों की क्लास में जो महाकुंभ का टेक्नोलॉजी के साथ कैसे मैनेजमेंट किया गया है, और आज करा रहा हूं कैसे यह एकता का प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियस है, ये यूपीपीसीएस भारतीय समाज और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, विभिन्न सरकारी नीतियां, यानी सेम वही चीज है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से है। और जीएस पेपर 1 में 2024 में आपसे प्रश्न पूछा गया, भारत की सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक आर्थिक हाशियतों के बीच उच्च संबंध है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको आप एक बार जरा विचार कीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, आप इसको बताइए, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं?
बोलो भाई। एक मिनट बजाओ, ये व्हाट्सएप टक 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 बज रहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न, क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है भारतीय समाज को समझने में? या आप कहेंगे इसको आपने क्यों लगाया? ऑब्वियस इसलिए लगाया कि जैसे जब महाकुंभ ऐसे, और आप लोग बताना कि क्या ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आप इसको अवश्य बताइएगा कि जुड़ेगा नहीं, फिर मैं इसी क्वेश्चन से 2024 वाले क्वेश्चन को जोड़ दूंगा। मेरे बच्चों, जब हम जाति की बात करते हैं, यानी भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, तो एक बार यानी प्रथम दृष्टया तो हम कहेंगे कि नहीं, आज भी जाति आधार पर भारतीय समाज का विभाजन है। विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि जाति व्यवस्था अब विशेषकर शहरों में अपना वह जो प्राचीन आधार था वह आधार खो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी वो मौजूद है। लेकिन जब महाकुंभ ऐसे सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, उस समय भारतीय, हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, क्योंकि वहां ना तो कोई महंत, ना ही कोई व्यक्ति और ना ही कोई संस्था किसी से यह पूछती है कि आपकी जाति क्या है, आप किस समाज से आते हैं। उस गंगा जमुना सरस्वती के पानी में सभी लोग बिना किसी जातिगत दुर्भावना के एक दूसरे के साथ मिल करके उस त्योहार का आनंद उठाते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये सब नए कॉन्सेप्ट हैं जो किताबों में नहीं, लेकिन आपको उठा करके लिखने हैं, तभी तो आप दिखा पाएंगे कि हां भाई आप क्या हैं। और जब ऐसा होगा तो पहले क्वेश्चन के साथ कैसे कनेक्ट होगा? मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक हासियतों के बीच उच्च संबंध, इसका मतलब क्या है? सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या? कल्चरल डाइवर्सिटीज का मतलब क्या हो गया? भारत की जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय भिन्नताएं, यही तो हो गया ना। सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होगा? जाति के आधार पर अलग है, धर्म के आधार पर अलग है, भाषा के आधार पर अलग है, कहीं पंजाबी बोली जाती, कहीं भोजपुरी बोली जाती, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं पर ब्रज है, कहीं पर कन्नड़ है, तेलुगु है, हिंदी है, जो भी है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, सामाजिक आर्थिक हाशियत। हाशियत का मतलब क्या होता है? मार्जिनलिटीज का मतलब क्या होता है? हाशिए पर रहने वाले समूह, SC ST OBC और धार्मिक और क्षेत्रीय अल्पसंख्यक। जरा शब्दों को पकड़िएगा, रिलीजियस माइनॉरिटीज भी, लेकिन रीजनल माइनॉरिटीज भी, यानी कुछ क्षेत्रों में बेचारे कुछ लोग बहुत कम संख्या में होते हैं। तो ये हो गया। कह रहा क्या दोनों में संबंध है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, क्लियर है? तो प्रश्न समझ पाए? तो भारत की सांस्कृतिक विविधता, एकता के महाकुंभ के इस टॉपिक से अगर हम जोड़ना चाहें तो सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन क्या महाकुंभ में हुआ कि नहीं? स्वाभाविक है, सभी जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से लोग इसमें शामिल हुए कि नहीं हुए? यानी क्या ये भारत की सांस्कृतिक विविधता का सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी इतनी सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर विविधता है, लेकिन तब भी एकता का प्रतीक महाकुंभ बना। इसके अलावा समाज में बिना किसी भेदभाव के समान लोगों की भागीदारी। ठीक है, क्लियर व्यापार है बच्चों? और स्थानीय व्यापारियों, छोटे कारीगरों, इनको छोटे व्यवसायियों को आर्थिक लाभ हुआ है। तो ऑब्वियस है यह आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण को भी संबोधित करता है, यानी जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनको यहां पर काम मिलता है, रोजगार मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सांस्कृतिक, पर्यटन और आर्थिक समावेशन दोनों का उदाहरण है। जाति की प्रासंगिकता कैसे समाप्त हो रही, सब मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, भारतीय कला विरासत की सुरक्षा करना समय की मांग है। कला विरासत मतलब मंदिर, मूर्ति कला, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, ये सारी चीजें। तो क्या
मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, भारतीय कला विरासत की सुरक्षा महाकुंभ में हुई कि नहीं हुई? बताओ भाई, बोलिए। संगीत, नृत्य और आर्थिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना, क्या यह महाकुंभ में हुआ कि नहीं? क्या पर्यटन और कल्चरल आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? स्थानीय कला और शिल्प को बढ़ावा मिला कि नहीं मिला? तो इसलिए हम कह सकते हैं समय की मांग है, और महाकुंभ ऐसे त्योहार, सांस्कृतिक आयोजन भारतीय कला विरासत की सुरक्षा को एक मजबूत नींव, फाउंडेशन प्रदान करते हैं। कहिए भाई। अब आता है, डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटीज इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो भारत की सांस्कृतिक विविधता के 4 तत्व क्या है? धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं और 1600 से ज्यादा बोलियां हैं। धार्मिक विविधता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप सबको पता ही पता है। भाषाई मैंने बताई थी, जातीय और क्षेत्रीय, विभिन्न जातीय समूह हैं और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं। और चौथा हो गया सामाजिक और धार्मिक त्योहार, जैसे कुंभ मेला, दिवाली, ईद, बैसाखी। तो कुंभ मेला आपको एक यहां पर आप ले सकते हैं, सामाजिक और धार्मिक त्योहार, जो भारत की विविधता की चौथी विशेषता है। अब बताने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर भी आ गया एक पॉइंट। आप ऐसे पर्यटन क्या भारत के लिए अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है? बिल्कुल। यह प्रयागराज में महाकुंभ ने दिखा दिया, जहां पर पर्यटन से, अभी आधिकारिक रूप से जब रेवेन्यू का आंकड़ा आएगा तब बताऊंगा, लेकिन आप सब अनुमान लगा सकते हैं कि पर्यटन से वहां के रेवेन्यू में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई। 2020 में पूछा, जो हम हैं वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। क्या बताने की जरूरत है? हमारे पास क्या है? जो हम है वह संस्कार है। यानी सभ्यता क्या होती? सभ्यता, जो ये व्हाइट बोर्ड आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या है? सभ्यता यानी कोई भौतिक उत्पाद है, फिजिकल प्रोडक्ट है। इस फिजिकल प्रोडक्ट पे अगर मैं कुछ लिखता हूं, ये संस्कृति। सुनील ने कुछ लिखा, किसी भाषा में लिखा, किसी लिपि में लिखा, वो हमारी संस्कृति हो गई। तो सभ्यता और संस्कृति का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। जैसे सैंधो सभ्यता हो गई, जो सरस्वती उसकी सहायक नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के सामने विकसित हुई, और वहां के लोगों ने जो कुछ भी लिपि बनाई, जो भी धर्म, पर्व, त्योहार, जो भी उनका राजनीतिक आर्थिक विचार रहा है, वो सब क्या है? संस्कृति है। तो जो हम है वह संस्कार है, जो हमारे पास है वह सभ्यता है। तो इस भारतीय सभ्यता में क्या महाकुंभ जैसे सांस्कृतिक आयोजन हमारे संस्कार का परिचायक है कि नहीं? आप बता सकते हैं तो लिख दीजिएगा। आज की भारतीय संस्कृति एक मिथक या वास्तविकता? तो आप बोलेंगे रियलिटी है। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की एक रियलिटी है, जिसे हमने महाकुंभ के इस भव्य आयोजन में देखा। बस इतना लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो गया। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बच्चों? अरे भाई, क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार सब बच्चे बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं। अब आते हैं एथिक्स। मैंने एक शब्द आप लोगों को दिया था बेटा, कल्चरल एथिक्स। कल्चरल एथिक्स प्लस महाकुंभ का संबंध, एकता का महाकुंभ का संबंध। तो सबसे पहले सांस्कृतिक नैतिकता क्या होती है? इसका अर्थ होता है, इसकी मीनिंग होती है, किसी समाज, एनी सोसाइटी, किसी समाज की मान्यताओं, परंपराओं, ट्रेडिशंस और कल्चरल वैल्यूज और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ, के आधार पर सही और गलत का निर्धारण करना। ठीक है बच्चों, पॉइंट इज क्लियर? यानी किसी समाज की मान्यताएं, ट्रेडिशंस, परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर क्या सही और क्या गलत का निर्धारण करना।
इसके एलिमेंट होते हैं, इसके तत्व कौन कौन से होते हैं? इसके तत्व होते हैं सहिष्णुता, टॉलरेंस, इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, यानी हमें टॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम भाई कोई किसी भी जाति धर्म को लेकर के या नहीं कहेंगे कि हमारी जाति श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम सबके प्रति समान बने रहेंगे। समावेशिता यानी सब सांस्कृतिक रूप से सभी प्रकार के जो भी हमारी व्यवस्था है सबके लिए है, सब सांस्कृतिक रूप से समान है, सभी पर्व त्योहार नाटक मेले उत्सव सबके। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, और क्या है? सामूहिक कल्याण यानी कलेक्टिव वेलफेयर, इसको याद रखेगा। तो कल्चरल इथिक्स ये हो गया। और यूपी पीसीएस वाले जो भी एस्पिरेंट हैं, आप कल्चरल इथिक्स ना भी पूछे तो भी आप टिका दीजिएगा जो मैं ये सिखा रहा हूं। जीएस में किसी पेपर में आए, निबंध में आए, आपने ये कल्चरल इथिक्स यानी एक लाइन लेनी है एडिशनल घुमा करके। अगर ऐसे पूछ लिया, आप ढेर सारा योगदान बताएंगे जो अभी नोट्स के अंदर है, फिर लिख दीजिएगा इससे सांस्कृतिक नैतिकता का एक आधार तैयार होता है। फिर एक पैराग्राफ में यही सब जो मैं आपको बता रहा हूं लिख दीजिएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि ये सब एंगल आप ही को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब किताबों में नहीं है, ये मैं अपने ढंग से इसको बनाता हूं। ठीक है, क्लियर बेटा? यह व्यक्तिगत आचरण यानी कल्चरल इथिक्स हो गया। अर्थ इसका तत्व, इसका फोर्स, इसका जोर कहां होता है ये भी आपको पता नहीं, यानी ये व्यक्तिगत आचरण, पर्सनल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पर जोर देता है, यानी सबको मिलकर के इसका संरक्षण करना चाहिए, समुदाय को भी और व्यक्ति को भी, याद रखेगा। अब आप कहेंगे कि सर जरा बताइए कि महाकुंभ में ये कल्चरल इथिक्स कैसे देखा गया? तो आइए सबसे पहले कलर बदल लेते हैं पेन का, सहिष्णुता। तो सबसे पहले आते हैं टॉलरेंस यानी सहिष्णुता किस प्रकार से महाकुंभ में दिखाई दी, जो कल्चरल इथिक्स का एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। तो सहिष्णुता आप सबको पता है, सभी धर्म, सभी जाति और क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी ने सहिष्णुता और समावेशिता, टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी दोनों को बढ़ावा दिया। दिया कि नहीं दिया? स्वयं चिंतन कीजिए आप। ठीक है, हिंदू साधु संतों के साथ साथ अन्य धार्मिक समुदायों के लोग भी इसमें शामिल हुए, उनकी भागीदारी रही। समावेशिता मेरे प्यारे बच्चों आपको बता ही दिया गया। सामाजिक या समावेशिता का एक दो पॉइंट और हम ले सकते हैं। इसका मूल अर्थ क्या है, यानी समावेशिता का मूल सिद्धांत कि समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के साथ किसी भी गतिविधि में शामिल करना, हो गया। तो एकता का महाकुंभ में क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी सामाजिक समूहों की भागीदारी रही कि नहीं? दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की गई कि नहीं? वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ावा और सम्मान दिया गया कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का अर्थ क्या होता है कि सभी को समान अवसर व सम्मान मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र के हो। तो अब बताइए, एकता के महाकुंभ में बिना भेदभाव के समान अवसर और सम्मान का वातावरण बना कि नहीं बना? गरीब अमीर सब एक साथ आए कि नहीं आए? सभी ने समान रूप से स्नान किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। लोग कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था एग्जिस्ट करती है, वो सामाजिक जो एक स्ट्रेटिफिकेशन है ना, स्तरीकरण जो बहुत पहले से बन के आया कि ये इस जाति के हैं, इस जाति के, इस जाति के हैं, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आप क्या महाकुंभ में किसी ब्राह्मण पंडित ने, क्योंकि ऑब्वियस है पूजा पाठ वो करा रहे थे, क्या उन्होंने किसी से पूछा होगा कि तुम्हारी जाति क्या, तभी तुमको हम आचमन कराएंगे या कुछ कराएंगे? आप विचार कीजिए। तो हमारी जाति व्यवस्था का जो बेस है वह इस प्रकार के आयोजनों से टूटता है। यह आपको लिखना है, जानना है, समझना। ठीक है, हो गया। अब आता है सामूहिक कल्याण यानी कलेक्टिव वेलबींग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे भाई? ये सामूहिक कल्याण क्या होता है, यानी इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या, मूलभूत सिद्धांत क्या है? व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर सामूहिक हित को प्राथमिकता देना, पर्सनल इंटरेस्ट से कलेक्टिव इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना, यानी भैया केवल तुम नहीं सभी लोग। तो इसका मूल सिद्धांत ये होता है। अब आप सर्च कीजिए कि क्या एकता के इस महाकुंभ में
यह लक्ष्य प्राप्त किया गया कि नहीं? अरे बिल्कुल। गंगा, यमुना, सरस्वती, इनकी स्वच्छता के लिए सभी लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की कि नहीं? आप भी गए होंगे या मैं खुद गया था। कोई भी एक भी चीज ऐसी नहीं डालने, मतलब कुछ डाला ही नहीं गया जिससे कि किसी प्रकार की कोई गंदगी हुई। यानी अगर मौका मिला तो कुछ पड़ा है उसको उठा ही लिया गया। पहली बात, ऐसा कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बहुत ठीक है, तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये हो गया। और भी आप अगर लिखना चाहें तो सांस्कृतिक धरोहर, कल्चरल हेरिटेज एंड एथिक्स, इसका भी संरक्षण किया गया। यह भी कल्चरल एथिक्स का पार्ट है। तो सांस्कृतिक धरोहर और नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या कहता है? मूल सिद्धांत कहता है कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजना और उसका सम्मान करना। तो बताने की जरूरत नहीं कि अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेजा गया है और उसका सम्मान किया गया है कुंभ की परंपरा को आगे बढ़ा करके। पारंपरिक भजन, धार्मिक प्रवचन, कल्चरल जो भी संवाद होते हैं उन सब का आयोजन करके अपने सांस्कृतिक धरोहर का अनुपालन किया गया। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा पॉइंट है कल्चरल इथिक्स का, इसे बोलते हैं रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, धार्मिक सह अस्तित्व। यह मूल सिद्धांत क्या कहता है इसका? कि सभी धर्मों का सम्मान और शांति से सहअस्तित्व, यानी सभी धर्म एक साथ रह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महाकुंभ एकता के इस महाकुंभ अभियान में सभी धर्मों और संप्रदायों एवं पंथों के लोग शामिल हुए, याद रखेगा। और जिसे हम कह सकते हैं कि महाकुंभ ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रदर्शन किया। यानी कुछ समय के लिए महाकुंभ संपूर्ण विश्व और उस विश्व में भी एक परिवार का उदाहरण बन गया था। फिर आता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामूहिक जिम्मेदारी। इसका मतलब, इसका मूल सिद्धांत क्या होता है? समाज की समस्याओं को हल करने में सामूहिक भूमिका, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मजा आ गया? तो क्या हम अंततः निष्कर्ष में कह सकते हैं बच्चों कि एकता का महाकुंभ ने सांस्कृतिक नैतिकता के सभी पहलुओं, सहिष्णुता, समावेशिता, सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण को व्यवहार में उतारा कि नहीं उतारा? आप कहेंगे हां सर। क्या हम यह कह सकते हैं कि यह राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर भारत की कल्चरल एथिक्स को मजबूत करता है? आप कहेंगे हां सर। क्या हम यह कह सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में यह सांस्कृतिक और नैतिक मॉडल प्रस्तुत करता है? आप कहेंगे हां सर। एंड दिस इज द कल्चरल इथिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, तो महाकुंभ को कल्चरल इथिक्स के साथ अटैच कर देंगे तो यूपीपीसीएस में आप बेहतर नंबर पाएंगे। और जीएस पेपर 4 में कोई भी बच्चा यूपीएससी का लिख रहा है, आप भी इसको यूज करिएगा। ठीक है, और इस समय थोड़ा माहौल, ठीक है, इसी प्रकार का है तो आप लिखेंगे तो और अच्छा नंबर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, अब आप लोग जरा इसको पढ़िएगा। 5W+1H के कॉन्सेप्ट पे मैंने यह जो कंटेंट तैयार किया है, एक बार आप इसको पढ़िए। 1 सेकंड के लिए बस मैं ब्रेक चाहूंगा, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, चलिए। अब आपके सामने है, यानी एकता का महाकुंभ क्या है? 2024 में प्रयागराज में आयोजित एक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप सब पढ़ लेंगे। क्या है प्रयागराज में एकता का महाकुंभ? एक भव्य समागम था जो एकता, भक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक था। ठीक है बच्चों, इसका उद्देश्य, कहां, कब हुआ, कौन कौन इसमें रहे, कैसे, तो ये पढ़ाने की आवश्यकता क्या है? एक रीडिंग आप लोग मार लीजिए 30 सेकंड का। क्लियर बेटा? ठीक है, अब एक बार जरा मैट्रिक्स फार्मूले के साथ भी देख लो। ठीक है, आयाम देख सकते हो कितना बढ़िया है। कल्चरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक पहलू, युवा सहभागिता। ठीक है, तो बस बताने की जरूरत है। यूनिट होता है ना, यूनिटी, तो आप देख सकते हैं यूनिटी कैसे याद रखेंगे, यानी इसकी उपलब्धियां, यू से यूनिफिकेशन ऑफ डाइवर्स कम्युनिटी,
एन से राष्ट्रवादी भावना पुनर्जीवित करना, आई से इंटीग्रेशन ऑफ ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी, टी से टूरिज्म एंड इकोनॉमिक बूस्ट, वाई से यूथ पार्टिसिपेशन इन कल्चरल कंसाइसनेस आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एकदम बढ़िया। अब फिर आंसर राइटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया है, आगे बताने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस के लिए मैंने बनाया है क्योंकि ऑब्वियस है अभी इनका एग्जाम होने वाला। एकता का महाकुंभ इज नॉट जस्ट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिचुअल फेथ बट अ सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चरल स्ट्रेंथ, सोशल हार्मनी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी एकता का महाकुंभ सिर्फ आध्यात्मिक आस्था का संगम नहीं बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति, सामाजिक सद्भाव और आर्थिक विकास का प्रतीक है। इस कथन का विश्लेषण करें और इस आयोजन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करें। तो भैया यूपीपीसीएस वालों, आपको 125 शब्दों में लिखना है या 200 शब्दों में लिखना, मैंने 250 शब्दों में बना दिया है। बढ़िया सा इंट्रोडक्शन एकता का, मेन बॉडी आपको बना दिया है। पहला पॉइंट अ सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल स्ट्रेंथ, दूसरा सोशल इंपैक्ट, तीसरा इकोनॉमिक इंपैक्ट, चौथा एनवायरमेंटल इंपैक्ट। आप देख सकते हैं, आपको याद करना, फिर एक बढ़िया सा कंक्लूजन। तो ये आपका पूरा का पूरा तैयार है, इसको आप एंजॉय करिएगा। और फिर महाकुंभ से रिलेटेड प्रीलिम्स के लिए, ये यूपीएससी के लिए भी हो जाता है और जो पीसीएस की 2025 के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हो जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महाकुंभ एंड सो ऑन सो ऑन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, ये सारी चीजें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से महाकुंभ के पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। तो जितनी मुझसे हो पाया वो आपके लिए क्वेश्चन रेडी है, आप इनका आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक स्वाभाविक रूप से चूंकि हम कुंभ मेले की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि बिना कविता किए इसको मैं छोड़ दूं? एक बार मुझे बताएंगे, क्या आपको लगता है कि बिना कविता किए इसको मैं छोड़ दूं? यानी एक गीत प्रस्तुत करता हूं, कविता और गीत का संगम बनाऊं या रहने दूं? एक बार मुझे बताएं, क्योंकि जो वहां का जो प्रशासन रहा है, विशेषकर पुलिस प्रशासन, चूंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अन्य सामान्य प्रशासन, सफाई कर्मचारी से लेकर के जितने भी प्रशासन में जुड़े लोग थे, उत्तर प्रदेश का शासन, उत्तर प्रदेश की सरकार, आदरणीय योगी जी और उनकी पूरी टीम, उसके साथ साथ प्रयागराज के लोग, स्वाभाविक रूप से प्रयागराज के लोगों को इस समय में अगर उनके दैनंदिन रूटीन को देखा जाए तो मैंने स्वयं महसूस किया, क्योंकि मैं गया था तो अपने कई दोस्तों के घर भी गया था और सबको कुछ न कुछ इश्यूज थे। किसी को दूध लाने में समस्या, किसी को अनेकों प्रकार की, चूंकि पूरा शहर ही जनता जनार्दन से भर गया था। उसके बाद भी प्रयागराज के लोगों ने जो मोहब्बत दिखाई है तीर्थयात्रियों के प्रति, वो अपने आप में अस्मरणीय है। मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि मैंने बाइक से पूरा चक्कर लगाया, मैंने अपना सामान वगैरह सब गाड़ी में रखवाया था और मैं झूसी तक बाइक से पूरा मैंने राउंड किया, सारे वीडियोस बनाए। और तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सबका योगदान है असीम। तो मैंने कोशिश की है, अगर किसी का रह जाए तो माफी चाहूंगा, मैंने कोशिश की है कि एक अच्छी सी कविता जो है यहां पर आप लोगों के लिए, मतलब एक मिनट बच्चों, ये बीच बीच में ना जो, ठीक है, तो कोशिश की है कि एक ऐसी कविता करूं जो मेरे प्यारे बच्चों आप सब अपने आंसर में भी यूज कर सकें। यानी कविता और गीत का ये मिश्रण है। आप में से कितने लोग प्रयागराज के हैं? हाँ, ये मैं गा रहा हूं, ये कविता और साहित्य दोनों का, यानी कविता और गीत दोनों का मिश्रण है। आप सबको पसंद आएगा तो आप सब अपने अपने ढंग से इसको निकालिएगा और अपने अपने ढंग से इसका जो है लोगों तक इसको पहुंचाइएगा।
हालांकि मेरा लक्ष्य केवल अपनी तरफ से अपनी भावनाओं को प्रकट करना है, क्योंकि साहित्य का विद्यार्थी हूं और साहित्य पढ़ाता हूं। एकता का महाकुंभ कविता का यानी एडिटोरियल का भी टाइटल है, एकता का महाकुंभ, और स्वाभाविक रूप से मेरी कविता का भी है। एकता का महाकुंभ सफाई कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन, संत महात्माओं और प्रयागराज के लोगों और उत्तर प्रदेश शासन को विशिष्ट रूप से समर्पित। महाकुंभ का वह दृश्य अनोखा, जरा समझिएगा, यानी इस कविता के कुल मिलाकर के 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 13 खंड हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इसको मन से, दिल से सुनिएगा, जिससे कि आप सब लोगों को आनंद आए, मजा आए। क्योंकि 13 खंड, जैसे राम की शक्ति पूजा आप पढ़ें कई खंडों में है, तो जो भी कविता एक बड़े सरोकार को लेकर के चलती है तो स्वाभाविक है उसके जो है डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। तो उन्हीं डायमेंशंस के कारण कविता बड़ी हुई है या गीत बड़ा हुआ है, यानी कविता और गीत का ये मिश्रण है। महाकुंभ का यानी पहला खंड, महाकुंभ का वह दृश्य अनोखा गंगा किनारे मेला था। महाकुंभ का वो दृश्य अनोखा गंगा किनारे मेला था, संतों का संगम, श्रद्धा का सागर, आस्था का वह रेला था, आस्था का वह रेला था। करोड़ों की भीड़ थी उमड़ी, भक्ति में सब खोए थे। करोड़ों की भीड़ थी उमड़ी, भक्ति में सब खोए थे, लेकिन उस भीड़ के पीछे कुछ चेहरे चुपचाप रोए थे। आप कहेंगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं, चुपचाप रोए थे? जरा समझिएगा तब गहराई समझ पाएंगे। रोना साहित्य में प्रतीक होता है। वो चेहरे यानी जो रोए थे, वहीं से खंड 2 स्टार्ट होता है। वो चेहरे थे जो सफाई करते, कूड़ा और अपशिष्ट हटाते थे। वो चेहरे थे जो सफाई करते, कूड़ा और अपशिष्ट हटाते थे, मिट्टी और मैल से सने हुए पर दिल में गंगा बहाते थे। मिट्टी और मैल से सने हुए पर दिल में गंगा बहाते थे। सुबह से रात तक कर्मयोगी हाथों में झाड़ू थामे थे। सुबह से रात तक कर्मयोगी हाथों में झाड़ू थामे थे। पसीने से तरबतर पर होठों पर मुस्कान को थामे थे। पसीने से तरबतर पर होठों पर मुस्कान को थामे थे। अब आता है तीसरा खंड, संतों का आशीष बरस रहा था, वेदों की गूंज थी पावन। संतों का आशीष बरस रहा था, वेदों की गूंज थी पावन। गंगा के तट पर उपदेश उनका, जैसे बहता अमृत सावन, जैसे बहता अमृत सावन। त्याग तपस्या और सत्य की बातें, प्रेम और करुणा के बोल। त्याग तपस्या और सत्य की बातें, प्रेम और करुणा के बोल। साधुओं के वचनों ने जगाई आत्मा में नई उमंग और उस उमंग की ढोल, नई उमंग और उस उमंग की ढोल। अब आते हैं यानी कविता के चौथे खंड पर। प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे। प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे। आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे। आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे। 2 बार कहूंगा, चूंकि प्रयागराज के लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है और स्वाभाविक रूप से वो मेरी शैक्षिक भूमि रही है। जो कुछ भी सीखा वहीं से सीखा। प्रयागराज के लोग थे जो मेहमानों को अपनाते थे। आंगन और दिल के दरवाजे दोनों ही खोल मुस्काते थे। घर के भंडार खाली कर भोजन का पर्व सजाते थे। घर के भंडार खाली कर भोजन का पर्व सजाते थे। अतिथि को ईश्वर मान, प्रेम और सेवा बरसाते थे। अतिथि को ईश्वर मान, प्रेम और सेवा बरसाते थे। अब आते हैं पुलिस प्रशासन, जिनके सानिध्य में ही मुझे स्नान करने का वृद्ध माता पिता के साथ मौका मिला। मेरे पिताजी 75 ईयर ओल्ड और उनको स्पेंडिलाइटिस बहुत गंभीर स्तर पर, और मां मेरी 71 ईयर की। लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन के सहयोग से ही माता पिता को एक बहुत ही अच्छा स्नान कराने का मौका मिला, तो उनके लिए। और पुलिस के वो जवान जिनके कारण थी सुरक्षा ठोस, और पुलिस के वो जवान जिनके कारण थी सुरक्षा ठोस। आंधी हो या बारिश वो खड़े रहे अदम में जोश। आंधी हो या बारिश वो खड़े रहे अदम में जोश। कभी भीड़ को संभालते, कभी रास्ता दिखाते। कभी भीड़ को संभालते, कभी रास्ता दिखाते थे। अपनी नींद और भूख को भूल कर्तव्य को निभाते थे। अपनी नींद और भूख को भूल कर्तव्य को निभाते थे। अब आते हैं अगले खंड पर। कविता की मां की यादों को छोड़कर, यानी पुलिस प्रशासन मां की यादों को छोड़कर घर की चिट्ठी संभाले थे। अपनों की दूरियां सहते पर अपनों से भी निराले थे। लाठी नहीं जो पुलिस की पहचान है, लाठी नहीं समानुभूति की इंपैथी, समानुभूति की भाषा बोलते थे वो। हर यात्री को सुरक्षा का एहसास देते थे वो।
प्रशासन के वो वीर सिपाही, प्रशासन के वो वीर सिपाही जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, संचालन यानी भोजन और चिकित्सा हर मोर्चे पर अडिग थे। ना दिन का ठिकाना, ना रात की खबर, बस कर्तव्य की लो जलती थी। आंखों में थकान और दिल में उमंग, बस एकता की गूंज सुनाई देती थी। संतों का, अब आगे बढ़ते हैं कविता में अगले अंक पर। संतों का उपदेश, सफाई कर्मियों का समर्पण, पुलिस की दृढ़ता और प्रयागराज के लोगों की मेहमान नवाजी, चारों का ही अनुपम संगम। जरा समझिएगा कविता को। संतों का उपदेश, सफाई कर्मियों का समर्पण, पुलिस की दृढ़ता और प्रयागराज के लोगों की मेहमान नवाजी, चारों का ही अनुपम संगम, त्याग, सेवा और सुरक्षा का त्रिवेणी संगम। संतों के वजन, कर्मियों का श्रम, पुलिस की निष्ठा और लोगों का प्रेम। उन अब आगे बढ़ते हैं। उन सफाई कर्मचारियों को सलाम जो सबसे पहले आते थे, गंगा की पावन धारा को निर्मल बनाए रखते थे। प्रयागराज के उन लोगों को नमन जो अतिथि को देवता मानते थे, अपनी मुस्कान और प्रेम से दिलों को जोड़ जाते थे। संतों को नमन, अब अंत की तरफ बढ़ रहे। संतों को नमन जिनके कारण पुण्य सलीला ये धारा है, गंगा किनारे जिनके उपदेश धर्म का अमर उजियारा है। त्याग, तप और भक्त की गाथा गूंज उठी काशी से प्रयाग, संत महात्माओं के वचन से सजी हुआ हर सूना आंगन। प्रयागराज की जनता का साहस जिसने इस पर्व को सजाया, सहजता और सेवा से एकता का दीप जलाया। अपनी मिट्टी से जुड़े रहकर जोड़े सबको प्रेम के धागे, उनकी मेहनत और भावना को सत नमन और अभिवादन। यही है असली भक्त, यही असली सेवा। कर्तव्य की माला पिरोए तुम, बने हो गंगा के देवता। तुम्हारे तप और त्याग से स्वच्छ भारत का सपना साकार, तुम्हारे बिना संभव न होता एकता का ये अनुपम त्योहार, एकता का यह अनुपम त्योहार। अब एक बार फिर से सबकी उपलब्धियों को समाहित करता हुआ, संतों का आशीर्वाद, पुलिस की निष्ठा, कर्मियों का श्रम और प्रयागराज के लोगों का प्रेम, चारों ने मिलकर रचा यज्ञ। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों करती हैं बंदन, तुम्हारे समर्पण और प्रेम को सत सत अभिनंदन, तुम्हारे समर्पण और प्रेम को सत सत अभिनंदन। अंत में बस इतना कहना है, तुम्हारी मेहनत का रंग ना छूटे, हर बार यही गूंजे नाम। जय हो सफाई कर्मियों की, जय हो पुलिस का विराम, जय हो संत महात्माओं की, जय हो प्रयागराज की शान। एकता के इस महाकुंभ में तुम ही हो सच्चे, तुमको है सच्चा प्रणाम, तुमको है सच्चा प्रणाम। तो ये रही कविता बच्चों, और उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिनको उस भीड़ में अपनी जान गंवानी पड़ी। ईश्वर उनको स्वर्ग में स्थान दे। ठीक है बच्चा लोगों, चलिए।